हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वर्ल्ड के एक नए लेक्चर में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8 जो हमारा चल रहा था उसका पार्ट सी। कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। हम लोग क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन देखा था, मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन। स्टोन में कौन कौन से गुण होने चाहिए कि उनको हम अच्छा मानेंगे अपने बिल्डिंग के लिए। तो उसमें हम लोग कितना तो 12 तक देख चुके थे, 12 तक देखे, जिसमें टफनेस, ड्यूरेबिलिटी, क्रशिंग स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी और फायर रेजिस्टेंस तो यहीं पे है। ये सब चीज़ हमने देख लिया था। तो आज हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर में। तो फायर रेजिस्टेंस से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे 13 नंबर टॉपिक है। किसका? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन का। 16 में से 13 और 14 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 15 में एक स्ट्रेंथ बचा हुआ है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और फिर पोरोसिटी बचा हुआ है। पोरोसिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, दोनों चीज़ बचा हुआ, उसको देखेंगे। तो ये फिर टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो स्टोन का बता रहे थे, स्टोन में मतलब कि जनरली ग्रेनाइट स्टोन में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो ग्रेनाइट स्टोन का, बेसाल्ट का, सेल्ट का, तो उन सब चीज़ों का देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसी लेक्चर में या तो फिर अगले लेक्चर में वो खत्म हो जाए। हमारा जो लेक्चर नंबर 8 का पार्ट चल रहा है, फिर लेक्चर नंबर 9 का पार्ट चलेगा, जिसमें हम लोग मेनली किसके बारे में बात करेंगे, तो क्वेरिंग के बात करेंगे। क्वेरिंग यानी कि जो पत्थरों को पहाड़ से तोड़ के अलग किया जाता है उसको क्वेरिंग कहते हैं। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक आज हमारा क्या है, मतलब 13 नंबर फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस यानी आग से प्रतिरोधक क्षमता, कितना प्रतिरोध कर पाता है आग का वो। स्टोन शुड बी फ्री फ्रॉम, स्टोन मुक्त होना चाहिए किससे, तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा केमिकल होता है उससे मुक्त होना चाहिए। ऑक्सीडाइज ऑफ आयरन, आयरन ऑक्सीडाइज से भी मुक्त होना चाहिए, यानी कि Fe2O3 होता है ना, और Fe3O4 उससे मुक्त होना चाहिए। एंड मिनरल्स, जो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं जिनमें कोफिशिएंट होता है, जिसका डिफरेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जो उसमें आग लगा है तो वो कितना हीट रेजिस्ट कर सकता है, वही थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। कितना हीट रेजिस्ट कर सकता है, यानी कि कितना रोक सकता है, कितने देर बाद वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद पत्थर पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को ही थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है कि हाँ स्टोन का थर्मल एक्सपेंशन इतना है, यानी कि उस टेम्परेचर के बाद वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही है कि इन सब चीज़ों से मुक्त होना चाहिए। जो जिनके पास वैसे मिनरल से पहाड़ पत्थर मुक्त होने चाहिए, जो डिफरेंट प्रकार के कोफिशिएंट को डिफरेंट कोफिशिएंट होते हैं जिनके, जैसे कि देखिए कैल्शियम को मान के चलिए, कैल्शियम का कोफिशिएंट 400 है, ठीक, और फिर वहीं आयरन का कोफिशिएंट 100 है। तो 100 पहले पिघल जाएगा, उसके बाद वो पिघलना स्टार्ट कर देगा, तो धीरे धीरे कैल्शियम का भी तो नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए वो डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन से मिलके नहीं बने होने चाहिए, एक ही कंपोजिशन से मिलकर बने होने चाहिए। ये आइडियल है, रियलिटी नहीं है, ठीक, माना जाता है ऐसा। इग्नियस रो सो मार्क डिसइंटीग्रेशन, यानी कि अपना दिखाने लगता है कि डिसइंटीग्रेशन यानी कि टूटना, अब ये अपना दिखाने लगता है। मार्क मतलब दिखाना। प्रिंसिपली बिकॉज ऑफ cauterize which disintegrate into small particle at the temperature of about 575 डिग्री सेल्सियस। क्वार्टराइज देखिए, ग्रेनाइट जो पत्थर, इग्नियस रॉक जिसमें ग्रेनाइट पत्थर होता है, मेनली ग्रेनाइट में लिया जाता है, लेकिन इग्नियस रॉक जो हमारा क्लासिफिकेशन था जियोलॉजिकल के आधार पे, उसमें क्वार्टराइज मेन कंपोनेंट के रूप में रहता है। क्वार्टराइज मेन कंपोनेंट के रूप में रहता है, किसमें, उन सभी पत्थरों में जो इग्नियस रॉक में आते हैं, उन सभी पत्थरों में क्वार्टराइज मेन कंपोजिशन के रूप में रहता है, ठीक। क्वार्टराइज के साथ फ्लेशफर ये सब भी होता है, लेकिन क्वार्टराइज मेनली रूप से होता है, जो कि आपको ग्रेनाइट बताएंगे, जो इग्नियस रॉक का पार्ट है उसमें बताएंगे। क्वार्टराइज जो कि इंटीग्रेट होने लगता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट मिलता है, कितना, तो 575 डिग्री सेल्सियस उसको जब हीट मिलता है, उससे ओवर हीट हो जाता है वो, तब वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो भी इग्नियस रॉक रहता है उसमें मार्क मतलब वो उसमें दिखने लगता है, डिसइंटीग्रेशन का सिंबल उसमें दिखने लगता है। क्योंकि देखिए कोई पत्थर है, ठीक, कोई पत्थर है, ये डिफरेंट मटेरियल से, मिनरल से मिलकर बना हुआ है, मटेरियल मिनरल दोनों भी। तो उसमें देखिए कोई एक ऐसा है जिसका थर्मल एक्सपेंशन है कि वो जल्दी, मतलब 100 के आसपास ही है। क्वार्टरेज ही मान के चलिए, क्वार्टरेज का थर्मल एक्सपेंशन 500 होता है, 500 के आसपास था, ठीक, 575 था। ये चारों तरफ से इतना हीट हो गया कि अंदर जो था इसका, उसको 575 तक मिलने लगा। क्वार्टरेज को जो हीट था वो 575 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया। ये धीरे धीरे करके ना ऐसे टूटना स्टार्ट कर देगा। ये यहीं पे ये टूटना स्टार्ट करेगा, तो जो इसके अगल बगल जो भी थे, जो भी पार्टिकल थे इसको पकड़े हुए दूसरे केमिकल के, वो भी टूटना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं, और फिर वो धीरे धीरे सतह पे हमको दिखने लगेगा। ये क्रैक्स जो होगा वो सतह पे दिखने लगेगा हमको।
तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये ओवरहीट होके टूटना स्टार्ट हो गया। इसलिए ये क्वार्टाइल जो इसमें रहता है वो लगभग 557 डिग्री सेल्सियस तक हीट रेजिस्ट कर सकता है। उतना गर्म होने के बाद ही टूटता है, इसलिए इसको अच्छा भी माना जाता है। लाइमस्टोन हाउएवर, लाइमस्टोन उसी प्रकार कैन विथस्टैंड लिटिल हाई टेम्परेचर। लाइमस्टोन उसी प्रकार थोड़ा सा ज़्यादा, किससे, इग्नियस रॉक से ज़्यादा वो हायर टेम्परेचर दैट इज 800 तक वो सह सकता है। आफ्टर विच दे डिसइंटीग्रेटेड, इसके बाद वो डिसइंटीग्रेटेड यानी कि टूटने लगता है। टूटने लगता है कौन, तो लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कितना, तो 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट मतलब रेजिस्ट कर सकता है, और इग्नियस रॉक जितने भी होते हैं वो कितने तक, तो अबाउट 575 डिग्री सेल्सियस तक हीट रेजिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो टूटने लगेंगे, उसके बाद फिर 800 के बाद लाइमस्टोन टूटने लगेगा। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, तो एक गुड बिल्डिंग स्टोन बी फायर प्रूफ। जो भी गुड बिल्डिंग स्टोन होता है वो फायर प्रूफ होना चाहिए। हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन रहता है जो भी, वो हमारा फायर प्रूफ रहना चाहिए। सैंडस्टोन आर्जिलेसियस स्टोन रेजिस्ट फायर क्वाइट वेल। और जो सैंडस्टोन हमारा होता है और आर्जिलेसियस जो होता है, आर्जिलेस जिसमें एल्मुना और क्ले पाया जाता है, वो हमारा सैंड जो भी होता है स्टोन, उसमें जो भी आता है आर्जिलेसियस स्टोन में, उसका फायर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। वो आग को बहुत अच्छा से रोक सकते हैं और बहुत जल्दी ही रोक सकते हैं। कौन तो सैंडस्टोन आर्जिलेसियस स्टोन। इसलिए इनको प्रीफर कहाँ किया जाता है, तो बिल्डिंग मटेरियल में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसमें इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। यहाँ लाइमस्टोन और इग्नियस रॉक को भी प्रीफर किया जाता है, क्योंकि देखिए घर में उतना हीट तो होगा नहीं, 557 डिग्री सेल्सियस समझ रहे हैं, जब आग लगेगा तभी होगा, और आग से हमको रोकना, आग लगता है तब उतना ज़्यादा हीट होना बहुत रेयर कंडीशन है कि आग लग सकता है। तो इसलिए ये सब फैक्ट्री में ये सब यूज़ नहीं, तो फैक्ट्री में सैंडस्टोन आर्जिलेसियस स्टोन ये सब यूज़ होता है, लेकिन घरों में जनरली हमारा लाइमस्टोन और इग्नियस रॉक ही यूज़ किया जाता है। लेकिन हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सैंडस्टोन और आर्जिलेसियस स्टोन ज़्यादा रजिस्टिव होते हैं, किसके प्रति, तो फायर के प्रति। यही हमारा था फायर रेजिस्टेंस यानी कि आग से जो सुरक्षा कितना डिग्री सेल्सियस पे, उसका थर्मल कोफिशिएंट क्या है, कितना डिग्री सेल्सियस पे हमको सुरक्षा प्रदान कर रहा है स्टोन, वही बताता है कि कितना डिग्री तक हम उस पत्थर को गर्म करेंगे, यानी गर्म होगा तो तब उसके बाद वो टूटेगा। यानी कि जो मान के चलिए इधर आग लग रहा है, इस पत्थर के पीछे हम हैं, तो आग से पत्थर कितना हीट होगा, उसके बाद ये टूटेगा तो आग हम तक पहुँचेगा। 557 डिग्री बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो वहाँ डिग्री सेल्सियस तक, तो जितना देर में गर्म होगा क्या पता हम हेल्प मंगा ले, तो इसलिए ज़्यादा ये बेटर रहता है। कौन तो ज़्यादा बेटर ये सब मतलब स्टोन रहते हैं, कौन से, तो हमारे सैंडस्टोन और आर्जिलेसियस स्टोन बिल्डिंग मटेरियल के लिए, ठीक। उसके बाद क्या, तो ड्रेसिंग इज ए ड्रेसिंग गिवन रिक्वायर्ड शेप। देखिए हम ड्रेसिंग आपको पहले भी बताए थे कि रिक्वायर्ड शेप यानी कि जो भी हमको शेप देना है, यानी कि ये जो पत्थर था हमको, इस पर हम ओम का उदाहरण बताया था आपको, सीलिंग में ओम बनाना है, तो ओम हम बनाने के लिए इसका जो रहता है गिवन रिक्वायर्ड शेप टू द स्टोन इज कॉल्ड ड्रेसिंग। इस ओम का जो हम डिज़ाइन दिए हैं, यानी कि जो हमको चाहिए था उस हिसाब से हमको इसमें डिज़ाइन दिए, तो इस डिज़ाइन देने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो ड्रेसिंग कहेंगे, ठीक। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ गिवन रिक्वायर्ड शेप टू द स्टोन इज कॉल्ड ड्रेसिंग। द प्रोसेस, इसके आगे ये भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस गिवन रिक्वायर्ड शेप टू द स्टोन इज कॉल्ड ड्रेसिंग। मतलब जो भी वैसा प्रोसेस जिसमें हम पत्थर को अपने जरूरत के हिसाब से, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत के हिसाब से शेप प्रदान करते हैं, शेप यानी कि जो उसका नक्शा बना रहे हैं उस पर आकृति प्रदान करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। ड्रेसिंग यानी कि मान के चलिए जैसे कोई भी स्कूल है उसका अपना ड्रेस होता है कि नहीं, वो अपना ड्रेस के हिसाब से बच्चों को बोलता है कि हाँ ऐसा ड्रेस पहन के आइएगा, वह यह करके आइएगा। उसमें नियम कानून भी होता है कि लड़की 1 चुटिया कि 2 चुटिया रहेगा, फिर सबका नाखून कटा हुआ रहना चाहिए, बेल्ट मेंटेन होना चाहिए। तो यानी कि देखिए वो आपको मेंटेन करवा रहे हैं कि नहीं, मेंटेन अपने हिसाब से मेंटेन करवा रहे हैं, तो उस सेंस को हम लोग क्या बोलते हैं कि हम प्रॉपर ड्रेसिंग होके जा रहे हैं, यानी कि अच्छे से कपड़ा पहन के जा रहे हैं, सब कुछ एकदम अच्छा है हमारा। तो वही हम पत्थर को अच्छे शेप में ला रहे हैं, यानी कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पत्थर को ढाल रहे हैं, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कह रहे हैं। इट शुड बी इजी टू ड्रेस। ये अगर जो पत्थर को ड्रेस करना इजी रहा तो उसका कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग रहेगा वो हमारा, उसका कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये देखिए पत्थर था, जब ये इसमें मॉइस्चर भरा हुआ था तो ये आसानी से टूट गया। हम जिस शेप में लाना चाह रहे थे उस शेप में आ गया, ये ऐसे करके हम इस शेप में लाए, इसमें जो भी हमको आकृति बनवाना था वो बन गया, ठीक। तो आसानी से बन गया तो इसका लेबर का जो चार्ज रहेगा वो भी कम हो जाएगा, लेबर चार्ज भी कम करेगा। फिर उसका टूल्स का भी हम टूल्स जो रहेगा हमारे पास, जितना सफिशिएंट टूल चाहिए उतने में हो जाएगा, उससे एक्स्ट्रा टूल्स हमको नहीं चाहिए होगा। तो टूल्स का यहाँ पे चार्ज बचा, फिर लेबर का चार्ज जो बचेगा, तो इन दोनों का जो चार्ज बचे
उसके आधार पे हम क्या हो गया, हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो गया, कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो गया। ड्रेसिंग इज जनरली डन इन द पीरियड ऑफ क्वेरशिप। क्वेरशिप वही क्या चीज, तो जब पत्थर में मॉइस्चराइज यानी कि नमी जब उपस्थित रहता है जिसके कारण उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है, तो उस अवस्था को ही क्वेरशिप कहा जाता है। यानी कि मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है पत्थर, उस अवस्था को क्वेरशिप कहा जाता है। उस दौरान ड्रेसिंग जनरली कर देना चाहिए क्योंकि उसके बाद हम हीट मतलब सीजनिंग के लिए छोड़ देते हैं। क्वेरशिप तो आपको पता ही होगा, हम सीजनिंग में हमने आपको बताया था इसको। तो या उस समय उस पीरियड के दौरान ही हमको अपना ड्रेसिंग कर लेना चाहिए। मतलब जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हम बनाना चाहते हैं, ओम बनाना चाहते हैं, उस पर कोई भगवान का मूर्ति लगाना चाहते हैं, कुछ भी, तो वो उस समय ही कर लेना चाहिए, ताकि क्योंकि जो हमारा फिर उसका रिक्वायरमेंट है पत्थर जो मतलब हार्ड हो जाएगा सूख के, उसके बाद एक कौन सा पीरियड कितने दिन का, तो 6 to 12 मंथ के पीरियड के बाद होगा जो हार्ड हो जाएगा, तो हम उस पर ड्रेसिंग नहीं कर पाएंगे, वो पत्थर टूट जाएगा। हम जितना ज़्यादा उस पर फोर्स लगाएंगे उतना जल्दी वो टूटने की कोशिश कर जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमको क्वेरशिप के दौरान ही उस पर जो ड्रेसिंग होता है अपना कर लेना चाहिए, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होता है हमारे शिप का वो हमको कर देना चाहिए। यही हमारा ड्रेसिंग यहीं पे खत्म होता है। फायर रेजिस्टेंस भी यहीं पे खत्म होता है। फायर रेजिस्टेंस में कौन कौन, तो जनरली सैंडस्टोन और आर्जिलेसियस स्टोन जो भी होते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं बिल्डिंग स्टोन में। ठीक, फायर रेजिस्टेंस में उसका कौन सा, तो इग्नियस रॉक रहेगा तो 557 डिग्री सेल्सियस 575 डिग्री सेल्सियस पे आपका सफिशियंट रहेगा, उतना दूर तक वो चल जाएगा। फिर 800 कौन सा था, तो लाइम स्टोन था। देखिए डाटा याद रखिएगा, डाटा नहीं याद रखिएगा तो डाटा फिर काम बेकार हो जाएगा। डाटा आपको याद करना जरूरी है, उन सब डाटाओं को याद रखिएगा। ठीक, मिलते हैं अभी इसके बाद क्या लेके, तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 15 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसको लेके मिलते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देखना तो हमको लेक्चर मतलब अपना 15 नंबर टॉपिक देख रहे हैं जिसमें हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि जो भी हमारा स्ट्रेंथ मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है उस पर कितना लोड वो मतलब दबाने पे वो झेल पा रहा है पत्थर, उसी को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। और पत्थर जितना झेलने के बाद जिस लोड पर टूट जाता है उसको क्रशिंग स्ट्रेंथ कहते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि देखिए मान के चलिए कि स्पेसिफिक मतलब ये सैंपल है ठीक पत्थर का, हम ऊपर से नीचे से फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाते रहे, एक ऐसा स्थान आएगा जहाँ पे ये पूरा लोड झेल लेगा। ठीक, उसके बाद कुछ एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे ये टूट जाएगा, यानी कि ऐसे टूट जाएगा, ये टूट गया। ठीक, तो ये जिस पॉइंट पे टूटा ना, जिस लोड पे, उसको बोलेंगे क्या, तो उसको बोलेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ, मतलब जिस पे वो चूर चूर हो गया। लेकिन ये जहाँ तक झेल लिया वहाँ तक के उस लोड को क्या बोलेंगे हम लोग, उस लोड को या फोर्स को क्या बोलेंगे, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी वहाँ तक वो दबाने पे नहीं टूटता है। ठीक, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग देख लेते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का देखिए क्या कहते हैं, तो जनरली मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन्स हैव हाई स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट द लोड कमिंग ऑन इट। मतलब जनरली जो भी बिल्डिंग स्टोन होता है वो हाई स्ट्रेंथ को रेजिस्ट कर लेता है, जो उसके ऊपर हाई स्ट्रेंथ रेजिस्ट कर लेता है किसके कारण, तो जो लोड के कारण उसके ऊपर हाई स्ट्रेंथ आ रहा है उसको हाई स्ट्रेंथ का होता है। जो लोड के कारण जो लोड भी उसके ऊपर आ रहा है उसको आसानी से झेल लेता है। जनरली जो भी स्टोन होता है हम लोग का बिल्डिंग का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को झेल लेता है, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। ठीक, क्या है, तो हैव हाई स्ट्रेंथ, जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है टू रेजिस्ट, किसको रेजिस्ट करेगा, तो लोड को जो उसके ऊपर आने वाला है उसको रेजिस्ट करने के पास उसके पास हाई स्ट्रेंथ होता है। इसलिए जनरली हम लोग उस पर नॉर्मल घर बना के हम लोग जनरली स्टोन का लेते हैं, यानी कि गिट्टी जो भी लेते हैं तो हम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ ये सब थोड़ी चेक करते हैं। जनरली ये सब उसमें रहता ही है क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पत्थर से टूट के आया हुआ है, लेकिन उसके पास अभी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ या कोई और प्रकार का जो भी स्ट्रेंथ होता है वो उसमें है, हम लोग जानते हैं। लेकिन वही कंक्रीट या वही गिट्टी हमको या बड़ा बड़ा पत्थर हमको बड़े बिल्डिंग में, डैम में, ये सब में, डैम हो गया हमारा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, उसमें उपयोग कर रहे हैं। जो देखिए रोड के किनारे जो भी पत्थर लगे हुए रहते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा कोई रोड में बीच में कहीं पुल बना हुआ तो उसके साइड साइड में ऐसे पत्थर सजा दिए जाते हैं बड़े बड़े, तो उनका स्ट्रेंथ चेक करना जरूरी होता है क्योंकि वो बहुत बड़े स्ट्रक्चर में यूज़ हो रहे हैं। बाई चांस वो वहाँ से खिसक गए जिसके कारण पुल टूट गया, कुछ भी हो सकता है, तो उनका स्ट्रेंथ चेक करना जरूरी रहता है। ऐसे नॉर्मल घर बन रहा तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे, जितना हम चेक नहीं करेंगे उससे ज़्यादा तो पैसा ही लग जाएगा हमको। रेजिस्ट करने की उसके पास क्षमता होता है जो लोड उसके ऊपर आने वाला है। देयरफॉर इसलिए इट इज नॉट प्राइम कंसर्न, ये प्राइम कंसर्न नहीं होता है क्योंकि हमको पता है कि वो आराम से लोड सह लेगा। प्राइम कंसर्न रहता है व्हेन इट कम टू चेक द क्वालिटी ऑफ स्टोन। जब ये आता है तो इसके हम क्वालिटी ऑफ स्टोन में प्राइम कंसर्न नहीं रहता कि इसको चेक करें। ठीक, बट लेकिन when the stone, जब स्टोन आर टू बी यूज
इन लार्ज स्ट्रक्चर, जब ये स्टोन लार्ज स्ट्रक्चर है मतलब बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर में, जैसे डैम हो गया, बड़ा बिल्डिंग हो गया, या बड़ा कोई भी पुल हो गया, या किसी प्रकार का रोड हो गया, तो उन समय जब ये यूज होगा इट्स बिकम नेसेसरी, तब वो जरूरी हो जाता है टू चेक करना किसका, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तब हमको चेक करना जरूरी हो जाता है। नेसेसरी यानी कि जरूरी हो जाता है, ठीक। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन जनरली फॉल मतलब रहना होता है, फॉल मतलब आप लोग गिरना जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग रहना हो रहा है, रहना। जनरली फॉल विथ इन द रेंज ऑफ 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर टू 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 60 न्यूटन पर एम स्क्वायर से लेकर 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बीच में रहता है क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी बिल्डिंग स्टोन का। इतना रहता है तो वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा माना जाएगा, बिल्डिंग में यूज करने लायक होता है। अगर जिससे कम रहा, 60 से कम रहा तो अच्छा नहीं मानेगा, और 200 से ज्यादा रहा तो ओवरलोड हो जाएगा हमारे बिल्डिंग पे उसका, तो ओवरलोड भी करना ज्यादा अच्छा नहीं है, और कम रहेगा तो रजिस्ट भी नहीं कर पाएगा तो वो भी बेकार है। इसलिए 60 से 200 के बीच में रखना जरूरी होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जनरली फाइंड बाय द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। देखिए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को हम लोग UTM से भी जानते हैं, कहीं शॉर्ट फॉर्म में आपको UTM लिखे मिल जाए तो उसका मतलब आप लोग क्या समझिएगा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे रड रहता है, यहाँ पे एक प्लंजर लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एक ऐसे रहता है, और यहाँ पे स्पेसिमेन रखने के लिए ये इसका बेस हो जाता है। थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ के यहाँ पे स्पेसिमेन हमारा रखाता है, और ये इसके ऊपर से लोड लगाता है। यहाँ पे एक डिजिटल ऐसे करके यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है तार, यहाँ पे हमारा डिजिटल मीटर लगा हुआ रहता है, जो कि हमको शो करते रहता है कि कितना न्यूटन तक हमने फोर्स लगाया है इस पे, या इसके कितने एरिया पे हम कितना न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, वो सब कुछ हम खुद भी सेट कर सकते हैं कि हाँ इतना न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ये टूटता है कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए जो हमारा स्पेसिमेन यानी कि जो हम उसमें चेक करने के लिए रखे हैं वो। तो ऐसा होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का। देखिए आपके स्क्रीन पर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन दिख भी रहा होगा, देख लिया, होप सो आपने देख लिया होगा। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इस प्रकार रहता है, ठीक। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका फॉर्मूला क्या है, तो C = P/A, जहाँ पे C क्या है, तो C हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम यूज कर रहे हैं वही। अब P क्या है, तो अप्लाइड लोड है, फिर C क्या है, A क्या है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको कहते हैं, जैसे कि देखिए हम कुछ ऐसा फिगर बनाए, ठीक। हमारा फोर्स जो हो रहा है ये आगे वाले इस तरफ वाले पार्ट में हमारा फोर्स लग रहा है, तो इस वाले का जो पार्ट रहेगा ना, ये वाला पार्ट, रुकिए मिनट, फोर्स जो है हमारा इस पार्ट में लग रहा है, जो ब्लू से हम जिसको सेट कर रहे हैं इस वाले पार्ट में लग रहा है P। तो इस वाले जो एरिया का है ना, जो हमारा ऐसे इधर बना ये एरिया एक्स्ट्रा जो हम ब्लू से हम सेट कर रहे थे, उस एरिया में जो भी लोड लगेगा, उस एरिया का जो भी मतलब इसका जो भी एरिया निकलेगा उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। मतलब जिस पे लोड लगता है किसी भी डायमेंशन से, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। यहीं पे हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ खत्म होता है। इसके बाद हमारा बस एक ही टॉपिक रह गया, क्या, तो पोरोसिटी और एब्जॉर्प्शन। पोरोसिटी यानी कि पोरोसिटी मतलब होता है छेद, ठीक, जिससे हम लोग पानी पास होने दिया जा सकता है, उसे को पोरोसिटी कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन मतलब आप समझ रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन यानी कि सोखना या सोचना, ठीक। तो हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ पत्थरों के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिख रहे होंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम लोग मिलते हैं अब इसके बाद। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे जैसे कि हमने अभी छोड़ा था, आपको पढ़ा के कहा था, अपना 15वां खत्म करके छोड़ा था फायर रेजिस्टेंस, जिसमें हमने देखा था फायर रेजिस्टेंस में, जिसमें पहला तो कैल्शियम कार्बोनेट से, इन सब चीज़ों से मुक्त रहना चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप के मिनरल से स्टोन। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, तो पत्थर का देखा था, एक था 557, एक 800 डिग्री सेल्सियस तक। और जनरली हम लोगों को गुड बिल्डिंग स्टोन चाहिए, तो उसमें किस किस चीज़ों का, जनरली आर्जिलिशियस स्टोन का भी प्रयोग करना चाहिए, जो हमारे बिल्डिंग के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, जो आग को मतलब तुरंत रोकने का काम करते हैं। अब हमारे पास क्या है, तो पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, जो हमारा आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम यहाँ लेक्चर समाप्त करेंगे, ऑलरेडी ये 20 मिनट से ऊपर का हो चुका है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो भी डिफरेंट टाइप के, मतलब हमने स्टोन पढ़ना है हमने, तो वही डिफरेंट टाइप के स्टोन का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो में, मतलब लेक्चर 9 में, जो हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा, वहाँ से हम लोग अपना क्वेरिंग स्टार्ट करेंगे। क्वेरिंग में पहले हम लोग फिर क्वेरिंग क्या होता है वो देखेंगे, क्वेरिंग में डिफरेंस देख लेंगे क्वेरिंग और माइनिंग में। उसके बाद क्वेरिंग का टूल्स देखेंगे, क्वेरिंग का मेथड देखेंगे, जो 5 मेथड है। पहले तो हीटिंग होता है, डिगिंग होता है, वेजरिंग होता है,
ये सब मेथड हम लोग जान लेंगे। चलिए अभी हम फिलहाल पोरोसिटी अपना ध्यान देखते हैं। हाँ, और अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और जो हमारे नए व्यूअर हैं वो पीछे के 2 वीडियोस देखना चाहते हैं, और जितने भी पीछे के वीडियोस तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। चलिए अब ये देखते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री कंटेंट है तो इसको आप लोग देखिए जरूर। पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। पोरोसिटी देखिए, पोरोसिटी कहते हैं जैसे कि कोई पत्थर है, उसमें हल्का हल्का ऐसे देखते होंगे आप लोग छेद रहता है, ठीक। तो इन छेदों के द्वारा जो पानी पार हो जा रहा है तो उसको पोरोसिटी कहेंगे, और इन छेदों में जाके पानी रुक जा रहा है तो उसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। पोरोसिटी का मतलब होता है कि वैसा मटेरियल जिसके द्वारा वाटर पार हो जाए, वाटर पार होने, जो मटेरियल के द्वारा वाटर पार हो जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पोरोसिटी, ठीक। तो पोरोसिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स डिपेंड अपॉन द मेनली मिनरल्स कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक यानी मतलब जो वहाँ पे खड़ा है, मतलब जिस रॉक को हम लोग चूज किया हुआ है ऐसा। पोरोसिटी फिर किस पे डिपेंड करने लग जाता है, तो पोरोसिटी डिपेंड करता है मिनरल्स पे। मिनरल्स यानी कि इस पत्थर के अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं, किस चीज का बना हुआ पत्थर, लाइमस्टोन का, सैंडस्टोन का, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसके ऊपर फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, मतलब कि इसका कैसे स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है या सैंडी स्ट्रक्चर है। सैंडी स्ट्रक्चर रहेगा तो पानी को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर से पार होने देगा। मान के चलिए, ठीक, हम यहाँ पे ऐसे ऐसे गिट्टी रख रहे हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो गैपिंग इतना रह ही जाता है, तो इनसे होकर पानी पास हो जाएगा कि नहीं, तो ये पोरोसिटी हो गया, मतलब पानी पास हो जाना ही पोरोसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे अगर यहाँ पे सीमेंट लगा के इसको रोक देते तो इससे पानी नहीं पास होगा, लेकिन थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगा, तो उस स्ट्रक्चर में पोरोसिटी नहीं होगा। यानी कि वैसे पदार्थ जो अपने अंदर से पानी को पास होने देते हैं, और पानी को पास होने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही पोरोसिटी कहते हैं। इसके किस किस पे डिपेंड करता है, तो उस पदार्थ के अंदर केमिकल कंपोजिशन कैसा है उसके ऊपर, फिर उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन कैसा है, कि स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन पे ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, स्ट्रक्चर अगर जो लूज होगा तो उसमें विंड का अटैक होगा, बारिश पड़ेगा तेज या पानी गिरते रहेगा तो वहां से धीरे धीरे पत्थर कटना स्टार्ट हो जाता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। कटता है तो वहां पे देखिएगा आप छोटे छोटे छेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इफ स्टोन यूज इन बिल्डिंग के अंदर जो स्टोन यूज किया जा रहा है तो पोरस नहीं रहना चाहिए, यानी कि वो छिद्रयुक्त नहीं रहना चाहिए। छिद्रयुक्त यानी मतलब छेद जो रहता है ना उसके साथ नहीं रहना चाहिए, पोरस नहीं रहना चाहिए। देन रेन वाटर कैन इजीली एंटर, और जो पोरस रह गया तो उसमें रेन वाटर इजीली एंटर कर जाएगा। देखिए, पोरस रह गया, छेद रह गया तो उसमें इजीली एंटर कर जाएगा नहीं। यहाँ पे देखिए छेद नहीं तो यहाँ पे पानी एंटर नहीं कर पाएगा। इजीली एंटर द पोर यानी कि छेद के द्वारा इजीली एंटर कर जाएगा। पोरस छिद्रयुक्त होता है, पोर मतलब इजीली एंटर करना। पोर स्पेस जो कि छोटे छोटे छेद का जो स्पेस छुटा हुआ है उसमें काउज डैमेज टू स्टोन, और वो स्टोन को डैमेज करने का कारण बन सकता है कि फिर अंदर जाके वो सॉफ्ट कर देगा स्टोन को, जिसके कारण स्टोन टूटने का संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। देयरफॉर बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट पोरस, मतलब कि जो भी बिल्डिंग स्टोन होगा वो छिद्रयुक्त नहीं होना चाहिए, ऐसे सिंपल रहना चाहिए, ऐसा सिंपल रहना चाहिए, इसमें कोई छेद नहीं रहना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टोन मतलब जो एब्जॉर्प्शन मतलब होता है हल्का सा सोखना, ठीक। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब सतह की चारों ओर ऐसे लेयर बना लेता है। यहाँ पे लेकिन वाटर ऐसा लेयर नहीं बना रहा है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि किसी के द्वारा सोखा जा रहा है। एब्जॉर्ब मतलब सोखना होता है, तो यानी कि ऐसे यहाँ से धीरे धीरे अंदर एंट्री लेगा वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोरोसिटी ऑफ स्टोन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, छेद जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा से ज्यादा पानी एंटर करेगा हमारे पत्थर में, और छेद जितना नहीं रहेगा वो एंटर नहीं कर पाएगा उसमें पानी। देखिए, ऐसे छिद्रयुक्त रहेगा, यहाँ बारिश का पानी पड़ा, बूंद यहाँ पे पड़ा, तो हल्का से यहाँ जगह जो रह गया तो उसमें तो पानी जाएगा ही जाएगा ना। अगर ये सिंपल प्लेन रहता हमारा तो इसमें देखिए किसी प्रकार से पानी यहाँ पे गिरता, इसके बाद ऐसे नीचे चला जाता, पानी इसमें एब्जॉर्ब होने की कोई संभावना ही नहीं रहती। तो ये क्या है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मतलब ये पोरोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि पोरोसिटी इज पोरोसिटी बोल रहे, सॉरी, वाटर एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोरोसिटी। ऐसा हम लिख सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोरोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, तो वाटर एब्जॉर्प्शन। इफ स्टोन इज मोर पोरस यानी कि ज्यादा छिद्रयुक्त रहेगा, तो देन इट विल बी एब्जॉर्ब मतलब कि सोखना, एब्जॉर्ब मतलब सोखना। मोर एब्जॉर्ब
वाट इट विल एब्जॉर्ब मोर वाटर मतलब ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, एंड काउज मोर डैमेज टू स्टोन, जिसके कारण वो मोर डैमेज मतलब काउज बन जाएगा पत्थर को ज्यादा डैमेज होने का। देखिए इस लाइन के तहत भी वही कहना चाह रहा है कि अगर जो स्टोन ज्यादा पोरस रहेगा यानी कि ज्यादा छिद्रयुक्त रहेगा तो वो वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण हमारा पत्थर ज्यादा डैमेज होगा यानी उसमें ज्यादा नुकसान होगा। इन हायर एल्टीट्यूड मतलब होता है कुछ जगह का जो कोऑर्डिनेट बोलते नहीं कि हाँ आज इस कोऑर्डिनेट पे ये चीज मिला किसी भी चीज, तो वही एल्टीट्यूड मतलब जगह होता है, ठीक। द फ्रीजिंग ऑफ वाटर, हायर एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचा स्थान जैसे कि पहाड़ पर्वत हो गया, तो वहां पे जो भी फ्रीजिंग पॉइंट रहता है वाटर का वो ज्यादा रहता है मतलब वहां पे जल्दी से जल्दी बर्फ जम जाता है, ज्यादा रहता है। तो पोरस उस स्थिति में पोर में जो मतलब कि जो हमारे छिद्र रहेगा उसमें जो पानी है तो वो भी टेक प्लेस वो भी फ्रीजिंग मतलब जम जाएगा रिजल्ट इनटू द डिसइंटीग्रेशन मतलब कि जो भी डिसइंटीग्रेशन मतलब कि टूटने लगेगा ऑफ स्टोन के डिसइंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ा कारण रहता है फ्रीजिंग। जो पोर के अंदर वाटर है वो अगर जो बर्फ में बदल जा रहा है तो देखिए मान के चलिए पत्थर है, ठीक, इसमें हल्का हल्का जो स्पेस है यहाँ से पानी घुसा ये जम गया तो इस एक स्पेस तक ये देखिए यहाँ तक जो भी था ये जम के थोड़ा सा फैलना चाहेगा, वाटर जम के हल्का सा फैलना चाहेगा, तो जो फैलेगा उसके कारण जो भी रहेगा पत्थर का जो भी रहेगा मतलब जो कण रहेंगे वो हल्का सा दूर होना चाहेंगे। जैसे ही वो दूर होंगे तो उसमें एक दरार आ जाएगा जो कि उसके डैमेज में काउंट हो जाएगा। इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट मतलब दरार मतलब छेद रहेगा तभी ना उसमें पानी जाएगा तो उसमें फ्रीज होगा तो वो दरार डालने का काम करेगा, तो छेद ही नहीं रहेगा तो ये सब होगा ही नहीं। इसलिए बोला कि हायर एल्टीट्यूड द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन पोर टेक प्लेस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन पोर के अंदर जो वाटर रहता है वो फ्रीज हो यानी कि फ्रीजिंग मतलब जमना होता है, जम जाता है, ठीक, जमना। वाटर पोर मतलब यहाँ पे छेद लिखिएगा, एक प्लेस जो कि उसमें रहता है, उसके कारण रिजल्ट क्या आता है तो डिसइंटीग्रेट यानी कि टूटने लगता है अंदर से ही पत्थर। इन स्टोन के अंदर द परमिसिबल लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन आर, स्टोन में जो यहाँ पे कुछ स्टोन लिखे गए उनके मतलब परमिसिबल लिमिट है कि उनसे ज्यादा जो पानी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो फिर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन 10% से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, यानी कि जो इसका ड्राई वेट रहेगा, पहले आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था जहाँ पे हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन में पढ़ रहे थे कि W2 जो गीला वेट है वो माइनस W1 बटा W1 इंटू 100 करते हैं तो हमको ये 10% मिल जाएगा। W2 क्या होगा तो W2 गीला वेट होगा जो कि हमारे और पत्थर को हम 24 घंटा के लिए पानी में डुबा के रखते हैं तो जितना पानी एब्जॉर्ब करना होगा वो कर लेगा, ठीक। उसके बाद निकालने के बाद उसको तौलते हैं हम तो जो वजन आएगा वो W2, पानी में डालने से पहले हम पत्थर को तौलते हैं, जो वजन रहेगा उसको W1 लिखेंगे, W2 में W1 माइनस करेंगे तो हम कितना पानी का वेट है वो हमको पता चल जाएगा। फिर उसको भागे W1 यानी कि जो हमारा पहला वेट था उससे भाग देंगे, फिर इंटू 100 करेंगे तो ये 10% निकल जाएगा। इस तो क्या कह रहे हैं तो सैंडस्टोन में 10% से ज्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, कब तो 24 घंटा उसमें वाटर में डिप करके रखते हैं तब। उसके बाद लाइमस्टोन भी 10% से ज्यादा नहीं, ग्रेनाइट 1% देखिए ग्रेनाइट एक बहुत कम इसमें रहना चाहिए, ग्रेनाइट में 1% रहना, 1% से ज्यादा रहेगा वैसे टूट जाएगा, स्लेट खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। स्लेट भी 1%, क्वार्टाइज भी 1% रहना चाहिए। यही था हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन एंड पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। पोरोसिटी क्या है तो पोरोसिटी मेनली डिपेंड करता है जो भी पत्थर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ, तो उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर पोरोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा पोरस रहेगा, पोरस यानी कि पानी को अपने आर पार होने देगा पत्थर, उतना ज्यादा ही वाटर एब्जॉर्प्शन होगा उसमें, ठीक। और फिर देखिए पानी को एक जगह अपने वैसा मटेरियल जो पानी को अपने अंदर से पास होने देता है, जो पास होने की प्रक्रिया रहती है उसको एक पोरोसिटी कहते हैं। ये हमने यहाँ पे कुछ पत्थर भी बताए जिनके मतलब पोरोसिटी जिसमें परमिसिबल जो वाटर है उतना वो अब्सॉर्ब करना चाहिए, किसमें तो 24 घंटा में, वो कुछ लिखवाए हैं, ठीक। तो यहीं पे हमारा ये मैं फाइनली 16 जो टॉपिक था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन फाइनली खत्म होता है, ठीक। अब इसके बाद हम कुछ पत्थर के बारे में जानेंगे, पत्थर जो है उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे ग्रेनाइट हो गया तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, फिर उसमें वो कौन कौन से कलर में पाए जाते हैं, ग्रेनाइट हो गया, सैल्ट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, उन सब के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। वो हम कब तो नेक्स्ट वीडियो में यानी कि लेक्चर 8 का पार्ट नंबर D में जानेंगे। जब तक हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो उपलब्ध है उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। कीवर्ड्स टीच वर्ल्ड इन बिहार।